सत्यम धम्मम संस्थापनम सत्यम धम्मम संस्थापनम सत्यम धम्मम संस्थापनम। सत्यम धम्मम संस्थापनाम 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 सत्यम धम्मम संस्थापनाम। प्रिय धार्मिक जनों, जैसा कि मैंने अपने पूर्व के जो उस परमपिता परमेश्वर, उस अड़ाकार निर्गुण निराकार के परम संदेश, उस परम जगन्नाथ का परम संदेश आपको दिया कि परम तंत्र अब्सोल्यूटोक्रेसी कि अब आने वाली जो प्रणाली सिस्टम है, जो व्यवस्था सिस्टम है, जो कि प्रशासन तंत्र और इस प्रकृति और इस धरती धरा में जो अधिकार और इस धरती में रहने वाले जो धार्मिक जन हैं, और वो जो धार्मिक जन की जो व्यवस्था के लिए इस समस्त संसार में, इस धरती में, न केवल भारत भूमि में बल्कि पूरे धरती के भूमि में, पूरे धरती धरणी के लिए, तो कौन सा तंत्र हो जो कि परम तंत्र अब्सोल्यूटोक्रेसी। क्या है यह परम तंत्र? जिस तरीके से हम देखेंगे कि कैसे किस तरीके से यह जो सोसाइटी, समाज और जो विभिन्न राष्ट्र से, पाश्चात्य से लेकर पूर्वी से लेकर उत्तरी और दक्षिणी जितने भी चाहे एशियाई राष्ट्र हो, इसने किस तरीके से विकास करते 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 कि एक तंत्र से जैसे कि जो तर्क विद्या से जो सुकरात, प्लेटो से निकलकर जो दार्शनिक राजा, फिलोसफर किंग प्रणाली से लेकर सुधार होते होते किस तरीके से अभिजात तंत्र, एरिस्टोक्रेसी, ओलिगार्की, गुट तंत्र, फिर आप देखेंगे कि गणतंत्र है, लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी, ठीक है, ये सारे जो तंत्र कैसे डेवलप होते हैं, कैसे आगे बढ़ते हैं, राजतंत्र है, मोनार्क, तो ये सारे तंत्र चले और कैसे विकास होते आज अंततः लोकतंत्र और एक साम्यवादी लोकतंत्र, कम्युनिस्ट लोकतंत्र जैसे चीनी और रसिया में देखेंगे। ये जो लोकतांत्रिक प्रणाली है, जो राजनीतिक व्यवस्थाएं जो बनी, तो हम आपको इसमें महत्वपूर्ण जो परमपिता परमेश्वर का जो आने वाले जो अनंत सतयुग है और यह जो संक्रमण बेला में, इसके बाद जो अनंत युग में संस्थापना में कैसी व्यवस्था प्रणाली जो राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था को पूरी तरीके से संचालित करेगी, तो वह व्यवस्था कैसी रहेगी? तो वह कौन सा व्यवस्था रहेगी? लोकतंत्र से इतर परम तंत्र होगी। परम तंत्र अब्सोल्यूटोक्रेसी आप इसको दो तरीके से देख सकते हैं। इसका इंग्लिश मीडियम देखेंगे तो ये क्या दिखाएगा? निरंकुश तंत्र। कि निरंकुश तंत्र मतलब एक ऑटोक्रेसी हो गया। लेकिन अब्सोल्यूटोक्रेसी क्या है? उस परमात्मा, उस परमपिता परमेश्वर का धार्मिक जन के लिए सत्य, धर्म, अहिंसा और क्षमा, दया, प्रेम, करुणा और बंधुत्व के जो भाव लेकर यह जो व्यवस्था रहेगी वह निरंकुश तंत्र, उस परमात्मा का जिस पर कोई अंकुश नहीं होगा, वही निरंकुश तंत्र है या अब्सोल्यूटोक्रेसी, जिसको परम तंत्र कहेंगे। और यही बस व्यवस्था आने वाले जो पीढ़ी, आने वाले युग की जो पीढ़ियां हैं, जो धार्मिक जन है, यही इन व्यवस्था को चलेगा, जो इस समस्त संसाधनों को एक समावेशिता और एक कोऑपरेटिव, एक सहभागिता के साथ पूरी तरीके से यह प्रकृति को संचालित करने में अहम भूमिका अदा करेगी। और यह भारत भूमि से ओरिजिनेट, उद्भव होकर यह वैश्विक स्तर पर पूरी पृथ्वी को भारत भूमि बनाने के लिए यह अग्रसर होगी और यही व्यवस्था संचालित होगी समस्त संसार में, समस्त राष्ट्रों में, समस्त जगह, सर्वथा सर्वत्र की वह परमपिता परमेश्वर का परम आदेश है। किसी भी तरीके से यह व्यवस्था लागू होनी ही है। जिस तरीके से आपके आज की जो लोकतांत्रिक प्रणाली, जो व्यवस्थाएं और विभिन्न जो अपने संवैधानिक व्यवस्थाएं करी, इसमें जिस तरीके से जो लोभ व्यभिचार जो हो रहा है, जो लूट हो रहा है, जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जो करप्ट प्रैक्टिस है, तो इस सारी चीज़ों से व्यथित होकर जो लोग, जो जन हैं, जो धार्मिक जन हैं, तो वो सारे इस व्यवस्था को अपनाएंगे। उस परमपिता परमेश्वर का परम आदेश है, क्योंकि यही व्यवस्था अपनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें ये परमात्मा क्या कहता है कि जैसे आपने देखा, उदाहरण स्वरूप आप देखेंगे कि क्या होगा ये, जैसे आपने जैसे प्राचीन काल से हम देखेंगे तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में, जब इंडियन पर्सपेक्टिव में आप जाएंगे और पूर्व काल से, प्राचीन काल से आप भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखेंगे कि कैसी व्यवस्था रही, तो आप देखते हैं कि भारतीय प्राचीन काल से आपने देखते हैं कि जो 5000 वर्ष पूर्व जो BC में चले जाते हैं, तो आप लगभग इसको मानते हैं 2600 ईसा पूर्व, बैक सेंचुरी ईयर में आप क्या देखते हैं कि इंडस
इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो हड़प्पा सभ्यता है, जो मोहनजोदड़ो सभ्यता है, जो पश्चिमोत्तर जो प्रांत में, जो भारत के क्षेत्रों में जो ओरिजिनेट हुआ, ये क्या रहा कि एक व्यापारिक और व्यापारिक कबीलाई जो व्यवस्था, और उसमें सरदारी प्रथा, व्यापारिक कबीलाई सरदारी प्रथा, जो एक मुख्य सरदार होंगे, व्यापारिक रहेगा। और यहाँ जैसे मेसोपोटामिया से, हड़प्पा से मेसोपोटामिया जो मिस्र सभ्यता है, यहाँ तक इनके व्यापार दर्शित होते हैं। तो मेसोपोटामिया में जो ईरानी सभ्यता है, ठीक है, और जो मिस्र में जो इजिप्ट की जो सभ्यता है, इनसे इनके लेन देन आवागमन, जो समुद्री व्यापार, और जिनके इसने जैसे लोथल हो गया, ये बंदरगाह ये लोग बना के व्यापार करते थे और अन्न धन का उपयोग करते थे। और एक इसमें एक सरदार था, इन व्यापारिक घरानों का एक मुखिया जो सरदार प्रशासन करता था, उन्हीं के आदेशों से, जो ऊंचे टीलों में रहता था। ये हड़प्पा सभ्यता की व्यवस्था थी। ये सभ्यता जैसे आगे बढ़ती है, और वह जो प्रलय प्रकोप, जो प्राकृतिक आपदाएं के माध्यम से, कि जिस तरीके से वहाँ शुष्कता बढ़ता है उस इंडस वैली सिविलाइजेशन में, और डेजर्टीकरण हो जाता है, रेगिस्तान में वो परिवर्तित होता है, और बहुत जगह समुद्र में डूब जाता है। और वहाँ के लोग जैसे माइग्रेट करते हैं, और जो मेसोपोटामिया सभ्यता के, जो ईरानी सभ्यता के, वहाँ से भी, और इंडो जो उधर यूरोपीय वर्ल्ड के, और जो मेसोपोटामिया के जो आर्यंस थे, तो इंडो आर्यन दोनों मिक्सअप में जो इंडो आर्यंस हो गए, और ये दोनों आते हैं। तो गंगा यमुना नदी के किनारे जो दोआब में लोग बसते हैं, और लोहे के हल फाल का खोज होता है, और पशु मवेशियों को ये क्या है, पालतू बनाना प्रारंभ करते हैं और खेती करना प्रारंभ करते हैं, ये जो आर्यन। जबकि पूर्व में हमारे जो भारतीय प्रायद्वीप में, इंडियन पेनिनसुला में, जम्बूद्वीप में नीचे में दास दस्यु करके जो यहाँ के जो जनजाति समुदाय, जो कि दसराज्य, जैसे कि पंचजन, जिसको पंचजन करते हैं, पंचजन, पंचकृष्य, जैसे कि कुरु, भरत, पुरु, द्रुया, हर्षु, ये सारे जो पंचजन थे, ये यहाँ पूर्व से ही प्राचीन काल से रहे हैं। और 10 राज्य के 10 राजाओं का युद्ध का भी वर्णन है ऋग्वैदिक युग में। तो यही ऋग्वैदिक युग आया। ऋग्वैदिक युग लोहे के हल फाल आविष्कार, और ये जो जोत का जो प्रारंभ हुआ, और अधिक से अन्न संचित करने का, और पशुपालक मवेशी बनाने का जो ब्राह्मणत्व परंपरा के साथ वैदिक परंपरा यज्ञोपवीत करके यह परंपरा चली। यह परंपरा गंगा जमुना से जो प्रभावित होती है, प्रसार होती है, और यह आगे बढ़ती है। तो यह कैसी व्यवस्था रही कि जो मुखिया, जो एक सरदारी से बढ़कर यह एक मुखिया के रूप में जो व्यवस्था रही, कि जो अच्छा वर्चस्व होता, जो प्रतिष्ठा, क्षत्रियत्व जिसमें था, अच्छा धन धान्य और मवेशी पशुओं का जो पालक विजेता था, वह उन ब्राह्मणी परंपरा को फिर बढ़ावा देता है। यह मुख्य करके ये कौन वैदिक सभ्यता बढ़ता है। वैदिक सभ्यता जिस धीरे धीरे यह आगे बढ़ता है, तो यह जनपद में बढ़ता है, 16 फिर जनपद से महाजनपद, 16 महाजनपद हुए, ये जनपद होते हैं। तो ये जनपद में फिर छोटे छोटे राजशाही राजतंत्र की परिकल्पना में परिवर्तित होना यहाँ से प्रारंभ करते हैं, किसमें, भारतीय परिप्रेक्ष्य में। और यह आगे चलते चलते आप देखेंगे तो यह एक दृढ़ और शक्तिशाली संघर्ष के साथ, जैसे कन्नौज की लड़ाई के लिए। अब ये जैसे ऋग्वैदिक युग से आप आगे जाएंगे तो मौर्य एम्पायर आएगा, सम्राट अशोक का। उत्तर मौर्यन आएगा, आफ्टर मौर्यन पीरियड। फिर गुप्त आएगा, और गुप्तोत्तर काल आएगा, जो गुप्त का जो काल आएगा, जो गुप्त वंश डायनेस्टी है, वैसे जैसे मौर्य का डायनेस्टी का। तो ये जैसे आगे बढ़ते बढ़ते ये एम्पायर बढ़ते जाएगा, तो ये राजतंत्र और शक्तिशाली सुदृढ़ होते जाएगा। वैसे ही आप दक्षिण में देखेंगे चोल, चेर, पांड्य, और ये आप देखेंगे कि चोल का हो गया, चेर, पांड्य ये हो गया, ये सारे दक्षिण में देखेंगे, राष्ट्रकूट, इन क्षेत्रों में। तो उत्तर में भी और पश्चिम में देखेंगे कि गुर्जर प्रतिहार, मालवा में देखेंगे, ठीक है, गुर्जर प्रतिहार हो गया। इधर दक्षिण में राष्ट्रकूट हो गया, और पूर्व में देखेंगे पाल वंश, ठीक है, पाल पल्लव ये। और ये कन्नौज के लिए किस तरीके से संघर्ष होता है। तो इसमें अब सुदृढ़ होते जाता है कौन, जो राजतंत्रीय व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, जो राजतंत्रीय प्रशासन की व्यवस्था, ये सुदृढ़ होते जाते हैं, और इस तरीके से राजतंत्र चलता है। और यह विश्व विजेता श्रीलंका, और जैसे आप देखेंगे चोल कालीन देखेंगे तो राजा राजेंद्र प्रथम, इनका काल देखेंगे आप तो ये इंडोनेशिया, जो साउथ ईस्ट एशिया में, श्रीलंका में, इस एरिया में भी इन क्षेत्रों में अपना प्रभुत्व वर्चस्व था। समुद्री पार होकर अच्छा नौवाहन इसमें
कला होने के कारण यह आगे बढ़ता है। तो यह व्यवस्था जिस तरीके से आगे बढ़ते चली जाएगी, आगे बढ़ते चली गई, यह राजतांत्रिक प्रक्रिया, राजतांत्रिक प्रणाली आगे बढ़ी, इस तरीके से यह प्रगमन करते चलती यह आपके इतिहास में ये महत्वपूर्ण जो इवेंट्स होते चलेंगे। अब यह व्यवस्था कैसे बदलती है? अब छोटे छोटे और राजशाही और अति महत्वाकांक्षा जो एक्सप्रेशनल जो क्षत्रियत्व, जो गुण धर्म वाले जो जमींदार होते हैं, ये उद्भव होते हैं, ये विकास करते हैं। और ये विकास करने के साथ साथ ये छोटे छोटे राजतंत्र में और छोटे छोटे गुट बनाते हैं, जिसमें अन्य राजशाही अनेक राजशाही बनते हैं, जैसे चाहमान हो गया, चाहमान डायनेस्टी। इस तरीके से जो राजशाही जैसे आप देखेंगे शिवाजी छत्रपति का, इसमें देखेंगे मराठा, चाहमान, ये सारे राजतंत्र, तो ये बढ़ते चलेंगे। इसी तरीके से एक आप देखेंगे तो अरब वर्ल्ड से, अरब इस्लामिक उस टाइम से बहुत बड़ा व्यापारिक भागीदार जो रहा, घोड़े से लेकर ऊँट के लेकर अनेक व्यापार में, और सोने से लेकर तो विभिन्न व्यापारों में खजूर वजूर करके ये यहाँ से तो व्यापारिक घराना, यहाँ से मसाले के साथ में अरब वर्ल्ड से जो आता है, फिर यह किस तरीके से आएगा? सुल्तान, तो सल्तनत प्रणाली आएगा, दिल्ली सल्तनत। ये 1200 ईसा पूर्व के लगभग दिल्ली सल्तनत, जिसमें आप तुगलक वंश देखेंगे, मुगल तुगलक वंश के बाद देखेंगे आप तुगलक देखेंगे, गुलाम वंश, गुलाम डायनेस्टी में आएगा, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में शासन प्रणाली देखते हैं। तो ये व्यवस्था बढ़ती जाती है, ये अपना एक्सपैंड करती है। इसके पश्चात आप देखेंगे कि जो मंगोलिया है, मंगोल देश और आपके जो ईरानी, दोनों का मिक्सअप एक सभ्यता आता है, जो मुगल, जिसको मंगोल से मिक्सिंग करके माता और पितरी इनके संबंध से इनको मुगल के नाम से जाना। और मुगल में जैसे आप देखते हैं बाबर, हुमायूं, शाहजहां, अकबर, इनकी शासन प्रणाली आप देखते हैं, शाहजहां, औरंगजेब तक, ये फिर तरीके से इनकी प्रणाली चलती है। तो ये मुगल शासन प्रणाली आता है आपके भारतीय परिप्रेक्ष्य में। और अन्य पैरेलल जो समांतर अन्य राजशाही चलते ही रहते हैं, इनके समानांतर आप देखेंगे विजयनगर, कृष्णदेव राय हैं, तो इनके समानांतर अन्य जो दक्षिण में, पूर्व में अहोम डायनेस्टी है, जो असम क्षेत्र में अहोम साम्राज्य है, तो ये सारे चलते रहेंगे, ये समानांतर चलते रहेंगे, ठीक है। तो ये पूरी व्यवस्था किस तरीके से चलती रही। अब आप देखते हैं कि सन 1600 ईस्वी में देखते हैं ये अन्य, देखो अब यहाँ पे गंगा जमुनी तहजीब करके, इसमें हिंदू मुस्लिम परंपराएं और सल्तनत से लेकर मुगल से लेकर जो हिंदू शासी आपके जो कल्चर, आपकी परंपराएं जो चली, ये आपकी व्यवस्थाएं चली, ये सब आपके मॉडर्न एज में आ जाते हैं। जब यहाँ पे फिर क्या होता है, एक व्यापारिक घराना फिर आता है, जहाँ अपने जमीन की कमी का देखकर, कहाँ से, यूरोप से, ब्रिटेन से, लंदन से ईस्ट इंडिया कंपनी आती है व्यापार करने के लिए सन 1600 ईस्वी के आसपास लगभग, और 1600 में आती है ईस्वी। और यह साथ में ही फ्रेंच डच भी आती है, फ्रांसीसी और डच, इन दोनों में संघर्ष होता है भारत भूमि में, जो जम्बू द्वीप में व्यापार करने के लिए। और चंद्रनगर है जो कोलकाता में, जो पश्चिम बंगाल में चंद्रनगर में ये अपने गोदाम बनाते हैं। और पूर्व में भी केरल, काजीकट ये तट में आते हैं, तमिलनाडु कोई तट में आते हैं। इन सारों ने व्यापार प्रतिस्पर्धा अपना करा, इन सब में एक वर्चस्वता प्राकर प्रधानमंत्री हेजेमनी बनाता है ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ब्रिटेन की थी, जो कि महारानी एलिजाबेथ जो विक्टोरिया से, वह इससे अधिकार पाकर, व्यापार पत्रक पाकर वो आई थी। वह धीरे धीरे जिस तरीके से औरंगजेब से जिस तरीके से अनेक युद्ध होते हैं, तो बहुत सी बैटल्स होंगे, पानीपत, बक्सर का युद्ध होगा, ये सारे युद्ध होते हैं, धीरे धीरे ये राजस्व अधिकार पाते हैं। ये अधिकार लेकर उस राजशाहियों से अपने व्यापारिक अधिकार लेकर यह धीरे धीरे एक प्रशासनिक व्यवस्था में, जिसमें कि वो राजस्व निरीक्षक, राजस्व अधिकारी, जिसमें कि आप देखेंगे पुलिस सिस्टम और राजस्व प्रणाली में, जिसे आप IAS के रूप में देखते हैं और IPS के रूप में देखते हैं, ये सारी व्यवस्थाएं अपनी कंपनी सुरक्षा गोडान के लिए ये लाना चाहती है और ये लाती है। और ये पूरी व्यवस्था लाकर क्या करती है, ये पूरी व्यवस्था लाई, ऐसा व्यवस्था बनाकर जिसी व्यवस्था के आज वह चला प्रशासन एक कंपनी से, और वह ब्रिटेन के क्राउन से वो होता था। और 1858 का एक्ट आता है, जब 1857 की जो क्रांति होती है, तो इसके बाद 1857 में फिर एक्ट आता है कि जो क्राउन का शासन फिर चला जाता है, और यहाँ जो संविधान का शासन चलता है, ब्रिटेन संविधान इसको पैरेलली क्या करता है, कंट्रोल अपने नियंत्रण में रखता है। अब धीरे धीरे कुछ जो यहाँ जनप्रतिनिधित्व के लिए कुछ मांग उठने लगी, कुछ काउंसिल में जो स्टेट काउंसिल और प्रांतीय जो प्रांतीय बनाए गए, जैसे कि बंगाल प्रांत हो गया, मद्रास प्रांत हो गया, और आप देखेंगे तो पश्चिमोत्तर प्रांत हो गया और मध्य प्रांत हो गया, तो ये प्रांतों में बांटा गया।
तो ये प्रांत में बाँटकर ये क्या करेंगे, बॉम्बे प्रांत हो गया, इन प्रांतों में प्रशासन करते रहे प्रशासन, और एक पैरेलली एक यूनियन सेंट्रल कहाँ, उसे ब्रिटेन से प्रशासन हो रहा था। अब छोटे-छोटे एक स्थानीय लेवल पे, नगर लेवल पे, नगर म्युनिसिपैलिटीज़ बनाकर लोगों को प्रतिनिधित्व देते गया तो जनप्रतिनिधित्व बढ़ती गया, जो कि ज़्यादातर 2 तरीके से थे, निर्वाचित और मनोनीत। अधिकतर मनोनीत था जो कि ब्रिटिश शासन से मनोनीत था। कुछ-कुछ अब धीरे-धीरे निर्वाचित प्रक्रिया देने लगा, डेमोक्रेसी की कुछ अवधारणाएँ जो पाश्चात्य वर्ल्ड में जो महत्वपूर्ण रूप से उजागर होते रही, और वहाँ पे मांग जिस तरीके से उठते रही, लोगों के अधिकार, मानव अधिकार, इस तरीके से बहुत सी चीज़ें, ये सारी चीज़ें थी। ये सारी चीज़ें के बाद जिस तरीके से अधिकार, राइट्स का जो प्रगमन होता है, जो मांग डिमांड चलती है, तो क्या होता है यहाँ पे आप देखेंगे कि इसी स्थिति पे, इसी अवस्थिति पे धीरे से आगे बढ़ जाता है यह अधिकतर। और जो राष्ट्रवादी आंदोलन, जो स्वतंत्रता के जो फ्रीडम फाइटर है, जो मूवमेंट है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर पाश्चात्य शिक्षा को ग्रहण कर, पाश्चात्य शिक्षा अभिवृद्धि को पाकर स्वयं के अधिकारों, स्वतंत्रता और इस सब चीज़ों की मांग करने लगती है। तो इस तरीके से स्वतंत्रता आंदोलन चलता है। अब यह 200 से 250 वर्षों की जो ब्रिटिश सत्ता यहाँ पे चलती थी, जिसको आप 200-250 वर्षों की गुलामी के रूप में देखते हैं, उनका, क्योंकि उनका कानून व्यवस्था आप पर चलती थी, क्योंकि वो पाश्चात्य वर्ल्ड से एक छोटे राष्ट्र से आकर अपना सैनिक सत्ता प्रशासन दिखाकर एक व्यापारिक भागीदारी वर्चस्वता के साथ आपके समस्त संसाधनों, आपके व्यापारिक हर एक चीज़ों को जो धरती धरा चंदी पे आपके भारतीय परिप्रेक्ष्य में जो प्रकृति परमपिता परमेश्वर ने दिया था, इस पे किस पे अधिकार बना लिया। जिस तरीके से राजशाही प्रजातंत्री व्यवस्था चल रहा था, जो कि पाश्चात्य वर्ल्ड में डिवाइन राइट, ईश्वरीय अधिकार का चलता था, और हमारे जो भारतीय परिप्रेक्ष्य में ईश्वर का दत्तक पुत्र एक राजा को भी, उसको भी प्रजा ईश्वर के रूप में देखा जाता था। तो ये व्यवस्था किस तरीके से प्रशासनिक व्यवस्था में चली गई। अब क्या होता है कि 15 अगस्त और 14 अगस्त 1947 में आपका देश आज़ाद होता है, पार्टीशन होता है। धर्म के आधार पर जो मुस्लिम लीग है, धर्म के आधार पर राष्ट्र की मांग करती है, और जो विश्व हिंदू परिषद भी धर्म के आधार पर मांग करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो धर्मनिरपेक्ष सेक्युलर छवि के जो राष्ट्रवादी नेता थे तत्कालीन समय के, तो वो राष्ट्रवादी नेता एक न्यूट्रल और एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाने की बात करके एक संवैधानिक व्यवस्था और संविधान सभा बनती है, और 26 नवंबर 1949 को आपका संविधान बनता है, 26 जनवरी 1950 को आपका संविधान लागू हो जाता है। उस टाइम से आपका संवैधानिक व्यवस्था एक लोकतांत्रिक प्रणाली में आपके भारतीय परिप्रेक्ष्य में लागू हो जाता है। आज जो 70 से 75 वर्ष बीत गए, आज तक आते आते आपके जो संवैधानिक व्यवस्था विकास करते चली गई, और अनेक तरीके से, जिसमें कि आपके कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और लोकतंत्रीय प्रणाली के अनेक अंग, जिसमें प्रेस मीडिया से लेकर समाचार पत्र पत्रिकाएं, सारे चीज़ें रहे, सारी चीज़ें व्यवस्था चली, अधिकार, प्रशासनिक हर एक चीज़ें चली। लेकिन इसमें समय के साथ विकृतियाँ, परिस्थितियों के साथ विकृतियाँ, भ्रष्टाचार, अराजनीतिकृत दुष्टता, और ये अपने लोभ, सत्ता न देने के, सत्ता स्थानांतरण न करने के कारण विभिन्न तरीके से जो मैनिपुलेट करके सत्ता शासन में बना रहने का, पूरी तरीके से जो अनैतिक दुष्ट राजनीतिक व्यक्ति और जो भ्रष्टाचारी हैं, जो क्रिमिनल प्रवृत्ति के हैं, आपराधिक प्रवृत्ति के लोग, दल बल बाहुबल दिखाकर, पैसे और इसका प्रकोप, लोभ दिखाकर ये उस शासन सत्ता में कहाँ पहुँच गए, कहाँ पे इस प्रशासनिक व्यवस्था के मुख्य में, और उन्हीं के दल बल, भाई भतीजावाद, नेफ्यूज्म और ये सारे परिवारवाद करके वो जो बड़े बड़े सरकारी अफसर, नौकरशाह भी से लेकर न्यायपालिका के जो भी बड़े कर्मचारी, बड़े न्यायिक जो मजिस्ट्रेट में बैठे हैं, इनके पीढ़ी दर पीढ़ी उसी व्यवस्था में उन्हें महत्वपूर्ण पदों में आज बैठ रहे हैं। ये पूरी व्यवस्था कहाँ, अब भ्रष्ट व्यवस्था, करप्ट व्यवस्था बन गई। अब वो क्योंकि भ्रष्टाचार उस बड़े लेवल से आया था, तो यह छोटे कर्मचारी, एक चौकीदार, सुरक्षा श्रमिक से लेकर हर कोई इस भ्रष्ट व्यवस्था में फंसा है, हर कोई करप्शन, हर कोई भ्रष्ट कर रहा है, कोई नापाक नहीं है। कि एक चौकीदार से लेकर एक छोटा सा मास्टर का स्कूल न जाने से लेकर सारे व्यवस्था, जो स्कूल बनाए तो वो स्कूल बच्चों को जो उसका कर्तव्य ना पढ़ाने जाएगा, एक चौकीदार ना तो अपना ढंग से ड्यूटी चौकीदारी करेगा, ना एक सुरक्षा श्रमिक, ना एक पुलिस, तो पुलिस प्रशासन ना कोई भी अपने कर्तव्यों को सही निर्वहन नहीं कर रहा है। बिल्कुल जो सुरक्षा सामग्री के लिए जो बॉर्डर में लगे सैनिक सत्ता प्रशासन है, सबके लिए जो आता है, जो मद है, जो प्रशासन का जो बजट है, तो उसमें भी किस तरीके से कम गुणवत्ता के ऐसे रक्षा तकनीकों का, रक्षा उपयोगों का उपयोग करा जाता है। और अब हम देख सकते हैं कि किस तरीके से चाइनीज़ जो चीनी आक्रामकता का व्यवहार कैसा होता है पाकिस्तानी का, यहाँ तक कि इवन अभी ठीक है, नेपाल जैसे राष्ट्र भी और मालदीव जैसे राष्ट्र भी हमारे जो एक प्रधान नेता, जो एक वर्चस्वता था, उसको अवहेलना करने पे उतारू हो जाते हैं। तो ये सारी व्यवस्था कमियों के कारण है, इन कमियों के कारण। तो जो व्यवस्था तुमने बनाई, इन व्यवस्था डेवलप होते होते लोकतंत्री प्रणाली में आया, और आज लोकतंत्री प्रणाली भी विकृत हो गई। अब ये क्या, हर युग परिवर्तन होता है, समाज संक्रमण होता है। जिस तरीके से पूर्व में जो हिम युग आया, हिम युग कैसे आया कि जो एस्टेरॉइड है, जो वल्केनिज्म, जो
पृथ्वी भूगर्भीय घटना के साथ ब्रह्मणी घटना हुई, टकराए और वो विशाल गुब्बारा और धूल डस्ट के कण जो आसमान में पूरी तरीके से फैल गए। सौर जो किरण है, जो सूर्य की किरण है, उसको धरती में आने से रोक दिया और यह पूरे धरती कोल्ड कूलेन में चला गया। जो उस टाइम में महत्वपूर्ण वर्चस्वशाली शक्ति कौन था? डायनासोर था। डायनासोर जो आज विकृत सबसे जितना शक्तिशाली था उतना ही छोटे होकर जिसे आप खाते हो चिकन, उस रूप में परिवर्तित हो गया। चिकन, छिपकली, गोए, ये जो टेटका इसको बोलते हैं हम, जिसको गोए बोलते हैं छत्तीसगढ़ी। तो जो चिकन भी डायनासोर का ही ट्रांसफॉर्मिंग रूप है, छोटा हो गया, जिसको आप खाते हो। ठीक है, वो तो मांसाहार करना इसलिए गलत है। तो आप डायनासोर को खाते हो क्योंकि चिकन खाते हो, इसका लेटेस्ट रिपोर्ट और रिसर्च आ चुका है, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये व्यवस्था बनी। लेकिन अब प्रकृति सेवा परमात्मा देखो व्यवस्था परिवर्तित करती है, अति का अंत होता है, एंड ऑफ एक्सेस, अति का अंत होता है, एंड ऑफ एक्सेस। तो अति का अंत करने के लिए फिर प्रकृति ने अपने तत्वों को, सारे तत्वों को वह प्रारंभ करना चालू करा है। अग्नि तत्व भी प्रारंभ हुए। अग्नि तत्व में जिस तरीके से आप देखेंगे सूर्य से लगातार आने वाले एक्स वर्गीकरण, एक्स कैटेगरी के जो सौर पवन आ रहे हैं, जो कि अत्यधिक विनाशकारी और जो आपके पावर ग्रिड सिस्टम है, आपके जो रेडियो फ्रिक्वेंसी से जो चलने वाले जो प्रणाली हैं उसको नष्ट करने में सक्षम है और वो आपके जो व्यापार संचार माध्यम है उसको बाधित करने में। इसमें पूर्व में आपने देखा इलोन मस्क ने भी कहा कि उनके जो स्टारलिंक्स के जो प्रोजेक्ट के जो मुखिया है, जिसने भी स्पेसशिप भी बनाया, तो वो क्या है, उन्हें कहा कि हमारे जो सैटेलाइट में अत्यधिक दबाव आ रहा है, किसके? सौर पवनों के कारण। तो ये लगातार सौर पवन आ रही है, पृथ्वी का टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है। पाश्चात्य देशों में देखिए पानी का किस तरीके से, और दिल्ली एवं पारा 50 से 55 डिग्री पूरे ऑल ओवर इंडिया में चला जा चुका है। तो ये व्यवस्था चल रही है, अग्नि तत्व प्रारंभ हो चुका है। साथ में अनेक ज्वालामुखी विस्फोट हो रहे हैं, उद्गार हो रहे हैं। अपने फिलीपींस का देखा कि 5 किलोमीटर तक पूरी तरीके से धूल डस्ट से भर गया। आप देखेंगे कि कितने हजारों वर्षों से जो कि कहाँ पे कि जो ग्रीन लैंड है, ग्रीन आइसलैंड है, आइसलैंड में जो वॉल्केनो था वह सुप्त अवस्था में था, वो विस्फोट हो गया। हवाई द्वीप का किस तरीके से ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। और आप देखेंगे टोंगा आइलैंड का जो पूर्व में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था, किस तरीके से वह ओजोन परत को डिप्लेशन कर दिया। वह इतना जोर से ऊपर गया कि वह समताप मंडल आइसोट्रोप में चला गया, उसका वाष्प वेपर हुआ और उसको ओजोन परत में नुकसान कर दिया है, जो कि शीतल कूलेन बढ़ाएगा। ये भी एक परिघटना होगी। ठीक है, और साथ में अभी आपने देखा कि जो धूल डस्ट के गुब्बारे जो फिलीपींस के जो 5 किलोमीटर तक आसमान में चला गया, कैसे किस तरीके से धूल डस्ट हो गया। तो इस तरीके से आप देखेंगे वेनेजुएला का अंतिम जो ग्लेशियर है पिघल चुका है। तो ये सारे जितने भी इवेंट हो रहे हैं, जो फ्लड्स की, जो बाढ़ की, जो आप अरब वर्ल्ड में देखेंगे रेगिस्तानी क्षेत्र में पानी किस तरीके से, ब्राज़ील, वेनेजुएला, इस तरीके में पानी जो हो रहा है, टॉर्नेडो किस तरीके से यूएस में मारे थे। प्रकृति का जो परिघटना व्यवस्था बदलने के लिए है कि जिस तरीके से अब जो राजनीतिक व्यवस्था अपने लोकतांत्रिक प्रणाली लाया, वह किस तरीके से शोषण और विकृत करा, यह ऑल ओवर वर्ल्ड में हुआ। तो इस पूरी व्यवस्था को, पूरी पृथ्वी को वह परिवर्तित करेगा ना, वह परमपिता परमेश्वर। तो उसे परिवर्तित करने के लिए विभिन्न तरीके के प्रलय प्रकोप चालू है। इसके बाद जो बादल तत्व चालू होगा, बादल तत्व कूलेंट करेगा, अधिक वर्षा होगी और अनेक जो ज्वालामुखी उद्गार, भूकंप के कारण जो डस्ट है जो पूरे तरीके से वातावरण में रह जाएंगे और वह धरती के जो टेम्परेचर का भी जितना बढ़ा रहा है उतना ही उसको कूलेंट कम कर देगा। ठीक है, ये टॉर्नेडो वायु तत्व, इसके बाद वो बादल तत्व ये करेगा। इसके पश्चात ये जितने भी जो जीव जंतु दुष्ट मानव दुष्बुद्धि हैं, तो ये सारे विनष्ट होंगे और जो धार्मिक जन, जो स्वजन धार्मिक जन जो बचेंगे वही अनंत युग, अनंत सतयुग में आएंगे। और उन्हीं के लिए जो परम तंत्र है ऑब्सोल्यूटोक्रेसी। अब परम तंत्र क्या है? जैसे लोकतंत्र में, जैसे प्रजातंत्र में आप क्या होते हैं? नागरिक होते हैं, सिटीजन होते हैं। और वैसे जैसे राजतंत्र में आप क्या होते हैं? मोनार्क में प्रजा होते हैं। तो राजतंत्र में प्रजा होते हैं, लोकतंत्र में नागरिक जैसे सिटीजन होते हैं। परम तंत्र में आप क्या होंगे? धार्मिक जन होंगे। आपका जो अहदा होगा धार्मिक जन होगा। तो आप जैसे लोकतंत्र में एक मूर्ख, दुर्बुद्धि राजनीतिक व्यक्ति है, जो भ्रष्ट व्यक्ति, हर किसी को बराबर राजनीतिक अधिकार है। जो मूर्ख भी है, जो अनाचारी है, दुष्ट है, दुराचारी है, उसी को भी बराबर अधिकार देता है कि वो भी चुनता है किसको? अपने सरकार को। और वह मत देकर वह इस दुराचारी, दुष्ट और जो आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति को वहाँ पे बैठा देता है, क्योंकि उसमें उतना बुद्धि, विवेक और तर्क शक्ति है नहीं। तो किसी को चुनकर वह लोकतंत्र में बैठा देता है और वह जाके प्रशासन करता है, या फिर वह भ्रष्ट व्यवस्था देता है, स्वयं शोषण करता है और पूरी परिस्थिति को, प्रकृति से लेकर आपका शोषण करने वाला पूरी व्यवस्था प्रणाली को बना देता है। तो ये कौन है? नष्ट कर देता है।
ये क्यों है लोकतंत्र में, तो क्यों है कि मूर्खों को भी मिल गया। तो जो अगले आने वाले युग में परमपिता परमेश्वर का परम जगन्नाथ क्या कह रहा है, जिसमें भैरवी की कल आपने देखा होगा, बालासोर की जो घटना आपने देखी होगी कि जो मिस्टीरियस जो साउंड हुआ है, अद्भुत जो ध्वनि आया 3 बार, वह भैरवी की गर्जना है। भैरवी की गर्जना, और आप देखेंगे आसमान में जो सौर फ्लेयर के कारण जो महाराष्ट्र और इन क्षेत्रों में लाल दिखना, तो वह जो भविष्य हुआ है, जो परमपिता परमेश्वर का परम आदेश है कि यह प्रलय प्रकोप का गर्जना है भैरवी का, वो करना है। आप सर्च करके देखेंगे। तो ये सारी व्यवस्था क्यों बनाई जा रही है कि आपको एक सही जन, धार्मिक जन कौन होगा, सभी सत्य जिसके हृदय में होगा, क्षमा दया प्रेम और करुणा और बंधुत्व का भाव होगा, तर्क विवेक बुद्धिमान, एक ज्ञानवान व्यक्ति और एक सत्य और जो परमेश्वर का परम धाम में, परम मार्ग में है, वही अगला युग में जाएगा, और वही धार्मिक जन है, और वही प्रजा, वही परमेश्वर के परम तंत्र को एब्सोल्यूटोक्रेसी जान पाएगा। वो शासन करेगा जो एक्चुअल में जो प्लेटो का दार्शनिक राजा होगा, फिलोसफर किंग होगा कौन, कि वो जो परमात्मा, वो परमात्मा स्वयं जिसको देगा, जिसको हाथ में छड़ी और दंड देगा कि तुम यहाँ शासन करो, इस प्रकृति का चला कर रखो, एक हाथ में दंड छड़ी, एक हाथ में आपका आशीष देकर समस्त मानव जीव जंतुओं का उद्धार करो। तो वो कौन जानेंगे, धार्मिक जन को ये अधिकार मिलेगा, और वो जानेंगे कि ये परमात्मा का भेजा हुआ जो परमात्मा से आशीष पाया हुआ महापुरुष वही शासन करेगा, वही अच्छा व्यवस्था और सत्य व्यवस्था देगा, और वही व्यवस्था आगे हजारों वर्षों तक आपके लिए चलेगा, जो कि अनंत सतयुग कहलाएगा। ये लोकतंत्री व्यवस्था, इस तरीके की संवैधानिक कम्युनिस्ट जो भी विचारधारा की व्यवस्थाएं, पूंजीवादी, ये सारी व्यवस्था विनष्ट हो जाएगी, ऑल ओवर वर्ल्ड में हो जाएगी, भारत से उद्भव होगा और विश्व के स्तर में चलेगा। ना प्रजा रहेंगे, जैसे ना राजतंत्र होगा वो, ना तो लोकतंत्र होगा, तो ना तो आप नागरिक रहेंगे, एक धार्मिक जन होंगे। और धार्मिक जनों में जो ज्ञानवान, विवेक, बुद्धि और एक परमात्मा के सत्य के हृदय में जो बैठा व्यक्ति है, वही उस युग में जाएगा, और वही ये सब चीज़ों को अधिकार के साथ यह सारे चीज़ें कृत्यों में करने में सफल होगा, और उनको अधिकार मिलेगा। हर मूर्ख दुष्टों को इस तरीके से लोकतंत्री प्रणाली के तरीके से नहीं होगा, जो कि विकृत प्रकृति है, विकृत विनष्ट प्रकृति है, आपका शोषण करने के लिए, आपको जो सही व्यक्ति है, सत्य के मार्ग में है, जो धार्मिक मार्ग है, उसका शोषण करने के लिए, प्रकृति का शोषण करने के लिए ये जो व्यवस्था बनाई है, और मूर्खों को सरताज देने के लिए ये पूरी लोकतंत्री व्यवस्था किसको है, मूर्खों को सरताज, मूर्ख व्यक्ति सरताज पाकर बैठकर वह अपना ज्ञान है ना विवेक है, वही उस व्यवस्था में बैठा है। इसीलिए परम तंत्री व्यवस्था, जिसको एब्सोल्यूटोक्रेसी, यही परमात्मा का निरंकुश तंत्र है, और परमात्मा का भेजा हुआ परम व्यक्ति, परम अकल का, वही इसको स्थापना करके, इसी को धर्म स्थापना करके, सत्यम धर्मम दर्शनाम, सत्यम धर्मम विजयाम, सत्यम धर्मम संस्थापनाम, इस पूरी व्यवस्था को करके वह फिर पुनः बैकुंठ लोक में अपने चला जाएगा। परमात्मा का परम आदेश और संदेश है, इसे द्रुत अभी अपने हृदयस्थ कर लीजिए। और जो धार्मिक जन है, धर्म के मार्ग में विनाश प्रकृति कर रही है, परमात्मा जो धरती पर आ चुका है और वह सबको नष्ट करेगा। अभी वह गुप्त लीला, गुप्त खेड़ा में आपको प्राकृतिक ज्ञान दे रहा है कि आप समझ जाइए कि आने वाली व्यवस्था ये होने वाली है। जो नहीं समझेंगे उनका कुल पीढ़ी परिवार सब नर्क के बाएं लात से नर्क के गर्त में जाने वाले। जो समझ जाएंगे, जो धार्मिक जन बनेंगे, उन्हें को अधिकार है वो अनंत सतयुग में जाने का, और वहाँ राइट्स का, कि वहाँ जो प्रशासन करेगा, जो परमात्मा का परमादेश पाकर वह व्यवस्था में उनको बोलने का अधिकार रहेगा, वो धार्मिक जन ही अगला युग में जा पाएंगे। बाकी मलेच्छ जन है, दुष्ट जन है, सबका सर्वनाश हो जाएगा। तो धार्मिक जनों, ये थी पूरी परमतंत्री व्यवस्था, जो आपको हमने समझाया किस तरीके से आपका व्यवस्था विकास करा, इसको हमने आपको